भागलपुर, बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर। इस शहर के अंदर जाने से पहले बस मन हुआ कि क्यों ना इस बार सबसे पहले कुछ नायाब देखा जाए। क्यों ना आज गंगा दर्शन पर सबसे पहले चला जाए। तो बस गंगा की लहरों पर सवार होकर मैं देखने लगा ये खूबसूरत नजारे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? जंगल, चीते, शेर, हाथी, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना जंगल, हाथी, चीते, लेपर्ड्स के भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? और क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं इस समय एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हूं? नहीं? अच्छा, एक आपसे प्रश्न पूछता हूं। हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल यानी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बताइए। हमारे देश का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। और मैं इस समय हूं भागलपुर के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द इस समय तकरीबन 200 गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैं। है ना खुशी की बात? लेकिन दुख की बात यह है कि इन डॉल्फिन्स का जीवन आज खतरे में है। इसीलिए इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज का दर्जा दिया गया है। डॉल्फिन्स को जीवन जीने के लिए सिर्फ स्वच्छ और निर्मल पानी की जरूरत होती है। अब इनका जीवन खतरे में क्यों है, इसके पीछे किसका हाथ है, यह मेरे और आपके लिए चिंतन का विषय है। और यही वजह है कि मैं भागलपुर में अपना सफर इन्हीं खूबसूरत लेकिन एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स के साथ शुरू कर रहा हूं। खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता। और इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जहां एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया में देखूंगा कैसे तैयार होती है एक खूबसूरत भागलपुर सिल्क साड़ी। जाऊंगा वर्ल्ड्स ओनली गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, और मजे उठाऊंगा आंवले की खुशबू और मुरब्बे की महक का। सुल्तानगंज से भागलपुर की दूरी है लगभग 30 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी एशिया की इकलौती जगह है जहां गैंजेटिक डॉल्फिन्स का संरक्षण किया जाता है। पूरे विश्व में गैंजेटिक डॉल्फिन्स की संख्या में से काफी बड़ी मात्रा यहां पाई जाती है। यह कहा जाता है कि इसकी एक वजह है कि गंगा का पानी यहां पर गहरा, साफ और शीतल है। यहां की भाषा में गैंजेटिक डॉल्फिन्स को सॉन्स भी कहा जाता है। ये एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स गंगा की फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो गंगा के पूरे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि फूड चेन में इनके नीचे ये जिन मछलियों और जीव जंतुओं को खाती हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज अगर डॉल्फिन्स का जीवन खतरे में है और ये अगर एक चिंतन का विषय है, तो ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई मंथन नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो निरंतर इस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर सुनील चौधरी, जो कि पिछले 20 सालों से डॉल्फिन्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाय सर। हाय। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस निस्वार्थ भावना से हमारे लिए इन डॉल्फिन्स को बचा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताएं कि डॉल्फिन्स के जीवन वाकई खतरे में, कभी इनकी तादाद कितनी हुआ करती थी किसी समय? जो आंकड़े बताते हैं जी, तो इसकी संख्या जो है 5000 से ऊपर हुआ करती थी। 5000? हाँ, लेकिन धीरे धीरे जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज भी इसका सिकुड़ता चला गया
और इसकी आबादी भी घटती चली गई, जिसके कई कारण हैं। तो अभी जो वर्तमान में है 3000 के आसपास जो है इसका ग्लोबल पॉपुलेशन है। ग्लोबल? हाँ। तो अब चूंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो इसमें क्या हमारा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है कि इनकी जो संख्या कम हुई है? मानवीय गतिविधियां हैं, उन्हीं के कारण जो है नदी की जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी है, उसमें परिवर्तन हुआ है। नदियों को हमने बांधा है, डैम्स और बराजेस बनाए हैं, तो उसके कारण जो नदियों का प्रवाह है, जो इन्वायरमेंटल फ्लो है, उसमें जो है सो की कमी आई है। सेडिमेंटेशन, गाद, इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो नदियां जो हैं उथली हो गई, इतने सेडिमेंट्स उसमें आ गए। तो इस प्रजाति को जिंदा रहने के लिए इसका जो अनुकूल निवास है, वो स्वच्छ पानी और गहरा पानी चाहिए जी। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि 50 से 55% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है डॉल्फिन का, गैंगेटिक डॉल्फिन्स का, वो बिहार के नदियों में पाया जाता है। यहाँ पर क्या सिर्फ डॉल्फिन नजर आती हैं या और भी कुछ जीव जंतु हैं? ये जो जहाँ अभी हम लोग हैं जी। ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी का एक पार्ट है। हम लोगों ने जो है करीब करीब 205-206 पक्षियों की लिस्टिंग की है, बर्ड्स की, जिसमें प्रवासी पक्षी भी हैं जो विंटर के मंथ्स में यहाँ आते हैं और रेजिडेंट बर्ड्स भी हैं। अच्छा सर, हमारे जो दर्शक हैं उनमें से ना तो मतलब एक आम नागरिक जो है ये हमारा शो देखते हैं जी। उससे क्या करना चाहिए? जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो मछुआरे जो कि गंगा नदी में मौजूद हैं जी। 30 दिन, जो किसान इसके तटबंध पे खेती कर रहे हैं, जो आम नागरिक है जी। जो जो कि नदी से जुड़ा हुआ है, तो उसी को गंगा की रक्षा करनी है। और हम लोगों ने प्रयोग भी किया। ये मछुआरे जो हैं अपना शिकार माही मछली की जब करते हैं नदी में, उसके साथ साथ इनका ओरिएंटेशन किया हम लोगों ने, और कि नदी में कौन सी इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो वो आप हमें सूचित करें, और हम तब जो है वन विभाग को सूचित करते हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, और जो उचित कदम है वो उठाया जाता है। तो ये प्रयोग बड़ा सफल रहा है और इससे क्या है कि मैनेजमेंट में, प्रबंधन में जो है आम आदमी की भागीदारी भी हो रही है। नमामि गंगे मिशन जो है उसने भी इसमें योगदान किया है जगह जगह, जो 2016 के बाद से ही जो प्रयास चल रहे हैं, इसलिए आपको रिलेटिवली जो है गंगा निर्मल दिख रही है। तो क्या आपको आने वाला समय पॉजिटिव नजर आता है जो काम हो रहे हैं उसको देखकर? गंगा पहले भी थी, गंगा आज भी है, गंगा कल भी रहेगी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच सर, अपना टाइम देने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। मैं अपने जीवन में इस जगह पहली बार आया हूँ और मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो ये दृश्य है बहुत ही खूबसूरत है। ये शान से बहता गंगा का जल, इसके पानी के सहारे अपना जीवन जीती मछलियां, डॉल्फिन्स, कछुए, चिड़िया और न जाने और कितने जीव जंतु। भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भागलपुर या सिल्क साड़ी ने बिहार के इस छोटे से शहर को अपनी एक अलग पहचान दी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिला जाए उन कारीगरों से जिनके हाथों के हुनर की वजह से भागलपुर सिल्क फेमस हुआ। भागलपुर सिल्क की बात हम करते हैं जी, तो पूरा यहीं से निकलता है बाहर, मतलब एक्सपोर्ट होता है? जी सर, पहले मतलब भागलपुर का जो है बहुत ही पुराना एक ऐतिहासिक शहर है ये। हाँ। और यहाँ पे बहुत पहले से ही सिल्क का कारोबार चल रहा है और हैंडलूम का ही पहले यहाँ पे काम हुआ करता था। लेकिन हाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हैंडलूम की स्थिति है बहुत ही बुरी है। इस वक्त हैंडलूम की स्थिति काफ़ी बुरी है और बहुत कम ही हैंडलूम बचे हुए हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। ज़्यादातर आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है पावर लूम की, जैसे इनमें से एक आध हैंडलूम से आप इसमें देख सकते हैं। जी। आप पर अभी भी जो सिल्क बनता है, जी, जो अपना यहाँ से सिल्क बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है, ये जितना भी भागलपुर सिल्क है वो इन्हीं छोटे छोटे घरों के जी अंदर। जी बिल्कुल, ये इन्हीं सब घरों से तैयार होता है। तो भागलपुर सिल्क जो कि इतना विख्यात है, इतना पॉपुलर है, मैंने सोचा था कि उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, बड़े बड़े कारखाने होंगे जहाँ वो बनता होगा। लेकिन सोचिए, जो सिल्क यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए भागलपुर जाना जाता है, वो भागलपुर की इन छोटी छोटी गलियों में, इन छोटे छोटे घरों के अंदर बनता है। हाथ से कारीगर उस सिल्क को बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे भागलपुर सिल्क हाथ की कारीगरी से बनता है। आओ। ये बन रहा है। नमस्कार। देखिए, आप तो यहाँ सिल्क बना रहे हैं, लेकिन आपके चर्चे जो है ना,
पूरे देश भर में है, आपको पता है ना। ये लोग यार्न और सारा चीज़ जो है ना किसी और से लेते हैं। अच्छा। और एज ए मजदूरी बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। अच्छा, अच्छा, इनको सिर्फ पर पीस के हिसाब से जो है ना वो मिलता है कि मान लीजिए एक पीस का 100 रुपये करते हैं, बस मजदूरी ही मिलती है। और जो इसका मेन मोटा जो कमाई है ना वो मिडिल मैन जो काम करवाते हैं ना वो खाते हैं। लेकिन ये अंदाजा भी नहीं है कि शायद ये कितने में बेचा जाता होगा, कितना मुनाफा। बिल्कुल 10 टाइम्स हायर, कम से कम 10 गुना ज्यादा प्राइस में बेचा जाता होगा। लेकिन चूंकि इनके पास में ना कैपिटल है इनके पास, ना रॉ मटेरियल है इनके पास, ना ही कोई प्रॉपर मार्केट है, बेचारे क्या कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इन्हें बनाते हैं, जो कारीगर इन्हें बनाते हैं, क्या वो अपनी मेहनत की उतनी कमाई कमाते हैं जितनी उन्हें कमानी चाहिए? जितना मुनाफे में ये सिल्क ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें बेचा जाता है, क्या इन थोड़ा सा भागीदार इन्हें उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भागलपुर में सिल्क का काम 100 सालों से हो रहा है और करीबन 30,000 वीवर्स यानी 30,000 कारीगर इस काम को कर रहे हैं। इंडिया टसर सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहीं भागलपुर में प्रोड्यूस होता है। लेकिन दुख की बात है कि हैंडलूम की कला धीरे धीरे खत्म हो रही है। बुनकरों से मिलकर उनकी कला और जिंदगी को जरा करीब से देखकर अब मैं बाजार की तरफ कुछ देखने, कुछ खरीदने निकल पड़ा। जी बताइए क्या क्या है? देखिए भागलपुर की सबसे पहले तो ये सॉल आती है जी। ये फेमस सॉल है जी। ये सिल्क की सॉल बोलते हैं। ये आपका इसको एसी सॉल भी नाम दिया जाता है। ये आप गर्मी में ओढ़ सकते हैं, गर्मी में आपको ये सब सॉल ठंड देती है। अच्छा। हाँ तो ये इसको तो- सिल्क धागा कहा जाता है और ये विस्कोस धागे के बने होते हैं। अच्छा। ये आप इसको आप गर्मी में ओढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल ठंड देगी। और जब ये क्या बात जी हाँ ये एकदम सॉफ्ट, ये जब आप पानी में इसको डालेंगे धोएंगे तो ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी रुई की तरह। अच्छा जी हाँ भाई साहब, ये आपने सुना है कभी एसी शॉल? चलिए 2 पैक कर दीजिएगा, हमारे वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ओके ओके। ये कोटा साड़ी इसको बोलते हैं, जी। अभी बहुत चल रही है। कमाल है, कोटा साड़ी भागलपुर में बनती है। जी हाँ भागलपुर की बहुत फेमस साड़ी हो भी है ये। इसका नाम कोटा क्यों पड़ा? इसका नाम भागलपुरी साड़ी ये, क्यों नहीं पड़ा? ये कोटा धागे से बनी है, जगह पर नहीं है। हाँ। ये धागे इसकी कोटा है। यहाँ की फिर लीलन की साड़ी देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। क्या नाम बताया आपने? ये लीलन की साड़ी है। लीलन की साड़ी। हाँ ये गर्मी के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। इसमें अभी डिजाइने में बहुत सारी बनती है। ये सब डोबी डिजाइन पर बनती है सब साड़ी। एसी की जो बात कर रहे थे वो एक्चुअली उनका कहने का मतलब ये है ना, इस जो लिनन साड़ीज है या फिर वो जो चादर है, इसका मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो होता है ना बहुत ही अधिक होता है, इसलिए ये वो एसी वाला फील देती है। अच्छा, ये तो बाई चांस अगर आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर में तो आप एसी चादर ले जाइए, आपको ठंडक मिलेगी उतनी, है ना? हाँ बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल गारंटी है इस बात गारंटी है इस की। चीज की। ये है बिहारी गमछा, ये आपने देखा होगा। ये तो या यूं पहना जाता है या कमर में यूं पहना जाता है, तो ये यूं भी पहना जाता है, यूं नहीं, जी ऐसा भी पहना जाता है। हाँ बिल्कुल। कमाल है, आप बहुत अच्छी तरह से बातें करते हो और बहुत Thank you, thank you, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मुस्कुराते रहो। जी बिल्कुल, आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अरे क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सभी शहरों में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिनसे उस शहर की पहचान होती है। जैसे दिल्ली का इंडिया गेट, आगरा का ताजमहल, वैसे ही भागलपुर का ये घंटाघर। इसे अंग्रेजों ने बनवाया था और अब तो ये जगह भागलपुर की सबसे व्यस्त जगह है। हिंदू पुराणों के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। मैं आपको बता दूं कि गरुड़ की संख्या पूरी दुनिया में काफी कम होती जा रही है और ये अब बस 3 जगह मिलते हैं, कंबोडिया, आसाम और तीसरा भागलपुर में। गरुड़ को स्कैवेंजर्स ऑफ द इकोसिस्टम कहा जाता है, यानी ये हमारी धरती को इंसान के शव इत्यादि खाकर नेचुरली स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें इंसानों का दोस्त माना जाता है।
अगर ये विलुप्त हो गए तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। और यहाँ भागलपुर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा वर्ल्ड का इकलौता गरुड़ या ग्रेटर एडजुरेंट स्टॉक का रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है। नमस्ते सर। हेलो राजीव जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ बताएं। जब मैंने सुना कि आप इन बेजुबान पक्षियों का संरक्षण और साथ में इनकी सहायता भी कर रहे हैं तो मैं हैरान ही गया। तो मैंने सोचा कि आपसे पहले आकर तो ये पूछूं कि इनका संरक्षण कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी जान खतरे में? हाँ बिल्कुल खतरे में है। अगर 100-200 वर्षों पहले की बात हम करें तो कभी कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल पे ये बैठे रहते थे जी। लेकिन फिर मुगल पीरियड में इनका शिकार बहुत हुआ और अंततः 2006 में IUCN के रेड डाटा लिस्ट में इनकी संख्या सिमट के पूरे वर्ल्ड में 600 से 800 बर्ड्स मात्र बचे रह गए थे पूरे विश्व में? पूरे विश्व में। और इंडिया में बस ये आसाम में थे और कुछ थोड़ी सी पॉपुलेशन कंबोडिया में थी जी। तो मैं इसके पीछे लगा रहा कि आखिर यह हो सकता है बिहार में ये मिल जाएं। तो भटकते भटकते 2006 में हमने गंगा दियारा में 2 बर्ड्स के इनके 2 घोंसले देखे जी। उनके पीछे लगा, उनके कंजर्वेशन के लिए WTI और कई संस्थाओं से मिलकर लेकिन वो ब्रीडिंग उनकी सक्सेस नहीं हुई। फिर मैंने गांव 9 जिलों में इसकी रेकी की तो अंत में कदवा दियारा में देखा कि एक जिस इलाके में किसी का भी जाना मुश्किल था तो वहाँ जाकर देखा कि वो कुछ ये गरुड़ दिखाई दिए, इनके नेस्ट भी दिखाई दिए। तो उसमें हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेटजी बनाई कि कम्युनिटी को बेसिकली इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हमसे लोग पूछते थे, शुरू में लोग हम पर डाउट करते थे कि आप इसको क्यों पकड़ना मकसद होगा कोई? हाँ मतलब आप तस्करी करेंगे, इनको ले जाके बेचेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, हो सकता है इसकी वैल्यू हो जी। तो इसलिए उस समय जब कोई पक्षी घायल भी हो जाता था तो मैं न तो उसे छूता था और न यहाँ बाहर लाता था ताकि उनका विश्वास जीतने के लिए कि हम इनके संरक्षक हैं। धीरे धीरे मैंने उनके घरों में बैठना खाना पीना शुरू किया। अब तो स्थिति के महिलाएं और बच्चे हमें देखते ही निकलते हैं, बोले सर गरुड़ उधर है, सर गरुड़ उधर है। अब वो दिखाते हैं। तो ये इस तरीके का नेटवर्क एक हमने डेवलप किया, लोगों को उसका साइंटिफिक वैल्यू बताया, साइंटिफिक कैंपेन किया कि इकोलॉजिकली ये कितने इम्पोर्टेंट हैं कि ये चूहे सांप जैसे दूसरे जो जानवर हैं उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ये किसानों के मित्र हैं। सेंटिमेंटल कैंपेन किया कि आप रात के अंधेरे में आपके बच्चे निकलते हैं, सांप के काटने का खतरा होता है, लेकिन जहाँ पे एक गरुड़ है वहाँ पे आपके बच्चे सेफ हैं। तो अपने बच्चों के लिए कम से कम गरुड़ को बचाइए। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है कि संरक्षण वहीं संभव हो सकता है जहाँ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है, कम्युनिटी इन्वॉल्व है, ग्रामीण इन्वॉल्व है। तो उसी के कारण से 2006-07 में जहाँ इनके 16 घोंसले कदवा दियारा में मिले और इनकी संख्या 78 आंकी गई, आज भागलपुर के कोसी दियारा रीजन में और आसपास के कुछ इलाकों में मिलाकर इनकी संख्या 78 से बढ़कर 550 हो गई। क्या बात है। देखा, तो एक अगर चिड़िया को, एक गरुड़ को बचाने के लिए अगर कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए तो सोचिए अगर 2500 किलोमीटर लंबी गंगा को बचाना हो तो उसमें कितना बड़ा सहयोग हम देशवासियों को देना पड़ेगा, नहीं तो संभव ही नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। सर मैंने ये भी सुना कि ये इकलौता ऐसा विश्व में एक सेंटर है, केंद्र है जहाँ पे ये इनका संरक्षण किया जाता है। हाँ, ये विश्व का एकमात्र ऐसा गरुड़ के लिए सेवा एवं पुनर्वास केंद्र है। लेकिन एक और खास बात है, ये है तो ग्रेटर एडजुटेंट के लिए जी, बड़े गरुड़ के लिए, लेकिन गांव वाले अगर लेसर एडजुटेंट या और कोई भी बड़ा पक्षी घायल होता है तो उसको सीधा लेके आ जाते हैं। ये एक इसका इम्प्लीकेशन है। आइए आपको यहाँ दिखाता हूँ किस किस प्रकार के पक्षी हैं। हाँ, चलिए। और किस किस अवस्था में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि जानवरों की, पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है और कुछ तो अब बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते। तो ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। लेकिन जब मैं ऐसी जगह जाता हूं जहां गरुड़ जैसे दुर्लभ पक्षियों की संख्या बढ़ रही है, उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही है, तो दिल खुश हो जाता है। क्या आप कभी ढलती शाम में ऐसी किसी गली में गए हैं जहां मुरब्बे की महक हो, आंवले की खुशबू हो और अचार की खट्टास और मिठास हवाओं में हो? नहीं गए? कोई बात नहीं, मैं आज ऐसी ही एक जगह पर हूं और वादा है कि आज ये सब चखूंगा मैं, मगर महसूस आपको भी जरूर करवा दूंगा। भैया, मैंने सुना है कि आप मेरा सबसे जो पसंदीदा फल है ना जी, बेल, उसका मुरब्बा बेचते हैं। जी हाँ, बेचते हैं।
बेल, जो पका हुआ बेल का मुरब्बा है? नहीं नहीं, कच्चे बेल की बनती है ये। कच्चे बेल की बनती जी है? कच्चे बेल की बनती है। तो उसको चख के देख सकता हूँ मैं, और उसको मैं मुंबई ले जाता हूँ। चक के एक प्लेट बेल ला के दो जरा। ये देखिए, ये है बेल, ये बड़ा सेहत के लिए बहुत कमाल का फल है ना। जी खा के देखिए कैसे अब। पर ये चाशनी में बना हुआ है, हाँ चाशनी में ही बनती है ये। और फल की जो इसकी गुणवत्ता वो रहती है। हाँ वो बिल्कुल रहती है, लगेगी बिल्कुल आप फल एकदम बेल ही खा रहे हो। लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा। बेल तो आपको ये 2 महीना मिलेगा, ये आपको 12 महीना मिलेगी। करेक्ट बात है। जी और ये खास गुणवत्ता है इसमें। हाँ, और ये फल बहुत कमाल का फल है जी। ये तो हो गया बेल। जी अब आंवला बताइए। ये आपके आंवले के मुरब्बे हो जाएंगे। थोड़ी सी खाएंगे? कम, थोड़ा सा कम। थोड़ा सा तोड़ के दे दे आपको। ये आपको हो जाएंगे आंवले के मुरब्बा, ठीक है जी। तो ये कह सकते हैं कि ये यहाँ की खासियत है भागलपुर की, ये बेल का कम से कम। बेल की और जो मुरब्बा होते हैं वो भी खासियत है। ऐसे आपका जैसे आपका आगरे में पेठा मशहूर है ना, अब आपका बिहार में भागलपुर का पेठा बहुत मशहूर हो गया अब। पेठा? जी पेठा, जिसे हम लोग बिहार में मुरब्बा कहते हैं। हाँ जी कौन सा पेठा वो? ये पेठा है आपका। तो ये किस चीज़ का बनता है? ये आपका वो कद्दू टाइप फल आता है, वो चिसकोड़ा जिसके बोलते हैं हम लोग, जी। कोढ़ा, हाँ। वो उसी का बनता है ये। अच्छा। इस टेस्ट के देखिए बढ़िया लगता है। ये हम लोग क्या है कि 12 महीना बना के बेचते हैं। भागलपुर में ये खासकर आपका जैसे आगरे का पेठा जैसे मशहूर है ना, वैसे आपका ये बिहार में मशहूर है। ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, मतलब बच्चा भी सेम टेस्ट है ना वहाँ का। बहुत टेस्टी है। मैं बेल का मुरब्बा लेके जा रहा हूँ यहाँ से, बांध दीजिए मुझे। जिंदगी जीनी है तो जरा खुलकर जी, डर डर कर तो कमजोर जिया करते हैं। जियाल तो ताल ठोक कर लड़ा करते हैं। मैदान में हो तो तुम नहीं, और कट जाए तो गम नहीं। बस ऐसे ही हो गए 2-2 हाथ बास्केटबॉल कोर्ट में भी। और अगली सुबह भागलपुर छोड़ने से पहले मैं एक बार फिर पहुंचा गंगा घाट। तो परंपराओं के इस देश में मैं भी अपनी एक छोटी सी परंपरा पूरी कर लेता हूं, गंगा जल भरने की परंपरा। धरा पर जब से ये बह रही है, गंगा जल को अपने साथ लेकर अब मैं भागलपुर के गंगा घाट को नमन करके अलविदा कहूंगा। कह रही है। पर मन तो कर रहा है कि कुछ और देर यहां बैठूं और देखता रहूं इस अनुपम सौंदर्य को, मगर अभी सफर बाकी है। अपनी मर्जी के कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। आज इस एपिसोड की शुरुआत में जब वो पंक्तियां मेरी ज़बान पर आईं, खुद जियो औरों को भी जीने दो, तो साथ ही साथ मन में एक ख्याल भी आया। कितनी सरल सी बात है ना। जिंदगी जीने का मूल मंत्र है खुद जियो औरों को भी जीने दो। टू लिव एंड लेट लिव, द ओनली एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू लिव लाइफ। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी इस सलीके से जीते हैं? कहीं हमने इस मूल मंत्र को बदल तो नहीं दिया? खुद जियो औरों को भरने दो। अब मेरे घर में पार्टी है, मेरे घर में फंक्शन है, मेरे घर में म्यूजिक जोर से बजेगा, मेरे पड़ोसी का जो हो सो हो। मैं ट्रैफिक सिग्नल पर हूं, मुझे जल्दी है, मैं सिग्नल तोड़ूंगा, बाकियों का जो हो सो हो। मुझे मेरे कपड़े गंगा में धोने, मैंने अपने कपड़े धो लिए, मेरे कपड़े साफ हो गए, गंगा का जो हो सो हो। मुझे पूजा करनी है, मैंने गंगा में अपनी पूजा कर ली, मेरा उद्धार हो गया, गंगा का जो हो सो हो। गंगा में रहने वाले जीव जंतुओं का जो सो हो, डॉल्फिन्स का जो हो सो हो, टर्टल का जो हो सो हो। इस सोच से अगर हमारा फायदा होता तब भी बात समझ में आती, लेकिन सच तो यह है जनाब कि इस सोच से अंत में नुकसान हमारा ही होता है। अगर मेरी वजह से मेरा पड़ोसी तकलीफ में है तो मेरी तकलीफ में मेरा पड़ोसी मेरे साथ नहीं होगा। अगर मेरी वजह से गंगा नहीं रही तो गंगा के ऊपर जितनी जिंदगियां निर्भर हैं, कष्ट उन्हीं को होगा। अगर ये गंगा नहीं रही तो हमारी गंगा के साथ जुड़ी तमाम आस्थाओं का क्या होगा? खैर, मन में यूं ही ख्याल आया तो आपके साथ ने बांट लिया। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं
कि इस ख्याल का क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप पे निर्भर करता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हो सके तो खुद जियो औरों को भी जीने दो। शब्बा खैर।